आइए आज सुनते हैं कहानी का भाग 4। राजपुरोहित के खून से सनी बिस्तर पे सैनिक अग्रसेन को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा भान सिंह और सेनापति संबल सिंह दोनों ही मदिरा के नशे में चूर थे, लेकिन राजपुरोहित के कक्ष का वो दृश्य देखकर उन दोनों के ऊपर से सारा मदिरा का नशा उतर चुका था। सेनापति संबल सिंह को ये पता था कि ये सैनिक अग्रसेन भी कल राजा के साथ शिकार पे गया हुआ था, और जब सभी सैनिक की उस जंगल में मौत हो चुकी थी तो फिर ये यहाँ कैसे हो सकता था। अब तो उस भानगढ़ के किले में इस तरह के हालात बन चुके थे कि ये पता करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था कि इस भानगढ़ में महाराज का हितैषी कौन है और कौन दुश्मन है। इस तिलस्मी के चक्रव्यूह में सभी धीरे धीरे फंसते नजर आ रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि शायद राजपुरोहित ही राजा भान सिंह के पीठ के पीछे कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। धीरे धीरे षड्यंत्र अब और भी गहराता ही जा रहा था। अचानक से एक बार फिर से घंटे की आवाज गूंज उठी। घंटे की आवाज एक एक करके 5 बार बजी। सेनापति संबल सिंह ने तुरंत ही उस राजपुरोहित के पूरे कक्ष में उस राजपुरोहित को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो राजपुरोहित उस कक्ष में कहीं भी नहीं मिला। राजा भान सिंह ने सेनापति को तुरंत ही आदेश दिया, जितना जल्दी हो सके उस राजपुरोहित को खोजकर मेरे सामने पेश किया जाए। राजा भान सिंह की बात सुनकर सेनापति तुरंत ही राजपुरोहित के कक्ष से बाहर निकल गया। सेनापति के जाते ही राजा भान सिंह और वो नकाब वाली रहस्यमय औरत उस राजपुरोहित के कक्ष से निकलकर पुनः अपने शाही मेहमान खाने की तरफ चल दिए। राजा भान सिंह के चेहरे पे परेशानियां साफ झलक रही थीं। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाही मेहमान खाने में पहुंचकर वो नकाब वाली औरत तुरंत अपने कक्ष में चली गई। इतनी ही देर में उस कक्ष में रखी हुई उस नकाब वाली औरत की इत्र वाली बोतल अब गायब हो चुकी थी। वो अपने इत्र की बोतल ना पाकर तुरंत ही भागकर राजा भान सिंह के पास पहुंची। महाराज, मेरी इत्र वाली बोतल मेरे बिस्तर से गायब है, नकाब वाली रहस्यमय औरत ने राजा भान सिंह से कहा। उनकी बात सुनकर अब राजा भान सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उनके पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। राजा भान सिंह बिना कुछ बताए उस शाही मेहमान खाने से निकल गया। राजा भान सिंह के कदम रानी कनकप्रिया के महल की तरफ बढ़ चुके थे। कुछ ही देर के बाद राजा भान सिंह रानी कनकप्रिया के कक्ष के सामने मौजूद हो चुका था। जैसे ही राजा भान सिंह ने रानी कनकप्रिया के कक्ष में प्रवेश किया, रानी कनकप्रिया अपने बिस्तर पे नहीं थी। राजा भान सिंह ने तुरंत ही रानी कनकप्रिया को पूरे कक्ष में ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन रानी कनकप्रिया कहीं नहीं मिली उन्हें। एक तरफ राजपुरोहित का गायब होना और दूसरी तरफ इस तरफ रानी कनकप्रिया का गायब होना, ये दोनों घटनाओं से राजा भान सिंह के अब होश उड़ने लगे थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे रहस्य की परतें और भी ज्यादा मोटी होती जा रही थीं। राजा भान सिंह की आवाज सुनते ही वो नकाब वाली औरत अपने बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझे कुछ नहीं मालूम कि राजपुरोहित कहाँ है। सेनापति संबल सिंह ने कुछ देर पहले ही तुम्हें उस राजपुरोहित से बातें करते हुए तुम्हारे इसी कक्ष में सुना है। क्या ये बात सही है? महाराजा भान सिंह की ये बात सुनते ही वो नकाब वाली औरत जोर जोर से रोने लगी। कुछ ही देर बाद वो औरत चुप हुई और बोली, एक तो मेरे इत्र की बोतल गायब हो चुकी है और ऊपर से ये सेनापति मुझ पे ही झूठा इल्जाम लगा रहा है। अगर वो इत्र की बोतल 24 घंटे के अंदर मुझे नहीं मिली तो मेरी मौत निश्चित है। उसकी बात सुनकर अब उन दोनों के होश उड़ रहे थे। आज
अमावस्या की रात के ठीक पहले वाले दिन उस भानगढ़ के किले में सभी एक से बढ़कर एक गहरी षड्यंत्र की चाल चल रहे थे। सभी एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए थे। कौन अपने मन किस तरह के मंसूबे लिए हुए चाल चल रहे थे, ये पता करना बहुत मुश्किल हो रहा था। राजपुरोहित रानी कनकप्रिया के गायब होने के साथ साथ उस नकाब वाली औरत की इत्र वाली बोतल का गायब होना एकमात्र संयोग था या इत्तेफाक। आज अमावस्या की रात होने में मुश्किल से कुछ ही घंटे बचे हुए थे, लेकिन इस अमावस्या की रात के लिए इस भानगढ़ के किले में न जाने कितने लोगों ने इस पल के लिए बेसब्री से इंतजार किया था। अब तो ऐसा लग रहा था कि सभी एक के ऊपर एक गहरी षड्यंत्र की चालें चल रहे थे। सबने अपनी चालों की बिसात बिछाई हुई थी। कौन सही कौन गलत फर्क करना अब काफी मुश्किल सा होता जा रहा था। इस सभी के बीच जब उस नकाब वाली रहस्यमयी औरत ने जब राजा भान सिंह और सेनापति संबल सिंह के सामने रोते हुए जब ये बात कही कि बिना उस इत्र वाली बोतल के सिर्फ 24 घंटे ही मैं जिंदा रह सकती हूँ, ये बात सुनकर अब उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो नकाब वाली रहस्यमय औरत ने बोलना शुरू किया। महाराज, मैं यहाँ भानगढ़ नहीं आना चाहती थी, लेकिन आपकी जिद के कारण ही मैं यहाँ आई। आपने मुझे ये आश्वासन दिया था कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं भानगढ़ में राजपुरोहित और सेनापति संबल सिंह की उपस्थिति में जरूर करूंगा। लेकिन अब तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे ही खिलाफ यहाँ कोई गहरी साजिश रची जा रही है। एक तो मुझ पे झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं कि मैं राजपुरोहित से बात कर रही थी, जो कि पहले से ही गायब है, और दूसरी मेरे इत्र वाली बोतल गायब कर दी गई है। मैं हमेशा उस इत्र की बोतल को साथ में ही रखती थी। काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू ने मुझे पिछले 21 दिनों से मेरे चेहरे पे ये नकाब और ये इत्र की बोतल से मेरे जिंदगी को जोड़ दिया है। उस काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू ने पिछले 20 दिनों से मुझे उस घनघोर जंगल के उस कुटिया में कैद करके रखा था। वो तो भला हो महाराज आपका कि आप भूलवंश उस जंगल के उस कुटिया में आ गए और मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। जो भी मेरे चेहरे से ये नकाब हटाकर मेरा चेहरा देखने की कोशिश करेगा वो बेमौत मारा जाएगा, और दूसरी अगर ये इत्र की बोतल 24 घंटे के लिए मुझसे अलग कर दी जाए तो मेरी मौत भी निश्चित है। एक तरफ राजा भान सिंह पे भी बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ था कि वो राजा भान सिंह ही था या काली शक्तियों का सम्राट जिंगफू था। ये बात अब तक सिर्फ दो ही आदमी जान रहे थे, जिनमें एक सैनिक अग्रसेन और दूसरा राजपुरोहित। अग्रसेन का कत्ल हो चुका था और वो भी उस राजपुरोहित के बिस्तर पे, और दूसरी तरफ राजपुरोहित गायब था और अब उस राजपुरोहित के साथ साथ रानी कनकप्रिया का भी गायब हो जाना अब उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर सेनापति संबल सिंह ने भानगढ़ के मुख्य द्वार पे अपने सैनिकों को भेजकर पता करवाया कि कहीं कोई भेष बदलकर बीती रात को कोई भानगढ़ से बाहर तो नहीं गया है, लेकिन कोई भी शख्स बीती रात भानगढ़ से बाहर नहीं गया था। इसका मतलब साफ था कि वो राजपुरोहित अब भी इसी महल में कहीं छुपा हुआ था। सुबह के 6 बज चुके थे। सेनापति संबल सिंह शाही मेहमान खाने पहुंचकर जैसे ही कक्ष के अंदर दाखिल हुआ ही था कि उसे ऐसा लगा कि वो नकाब वाली रहस्यमयी औरत अपने कक्ष में किसी से बातें कर रही हो। सेनापति संबल सिंह ने अपने कदम धीरे धीरे उनके कक्ष की तरफ बढ़ा दिए। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो आवाज राजा भान सिंह की नहीं थी,
वो उस कक्ष के दरवाजे के पास पहुंचकर छिपकर देखने लगा। देखते ही उसके होश उड़ने लगे। उस कक्ष में वो नकाब वाली रहस्यमय औरत उस राजपुरोहित से बातें कर रही थी। सभी ने एक दूसरे को पूरी तरह से उलझा के रख दिया था। अब तो कौन सही कौन गलत ये पहचान करना बहुत मुश्किल हो चुका था। सेनापति संबल सिंह तुरंत ही वहां से निकलकर राजा भान सिंह के पास जाने लगा। राजा भान सिंह अब भी रानी कनकप्रिया के कक्ष में मौजूद था। सेनापति संबल सिंह तुरंत ही राजा भान सिंह से मिलकर राजपुरोहित और उस नकाब वाली औरत के बारे में बात बताई। उसकी बात सुनकर राजा भान सिंह ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद तुम्हें अब भी मदिरा का नशा उतरा नहीं है। क्या तुम्हें पता है रानी कनकप्रिया भी अपने कक्ष से गायब हो चुकी है। महाराजा भान सिंह की बात सुनकर सेनापति संबल सिंह अचंभित था। उसे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सच बोल रहा हूं महाराज, मैं इतना बड़ा मजाक आपसे क्यों करूंगा? अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी तुरंत आप मेरे साथ उस शाही मेहमान खाने चलिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सेनापति ने राजा भान सिंह से कहा। उस सेनापति की बात सुनकर अब तो राजा भान सिंह को ऐसा आभास होने लगा था कि शायद वो सेनापति सही बोल रहा हो। उस राजा ने तुरंत ही शाही मेहमान खाने की और चलने को कहा। राजा भान सिंह और सेनापति संबल सिंह के कदम शाही मेहमान खाने की तरफ बढ़ चुके थे। सेनापति अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों उस कक्ष में दाखिल हो चुके थे। वो नकाब वाली औरत अपने बिस्तर पे बैठकर रो रही थी। उस कक्ष के अंदर का वो नजारा देखकर तो अब सेनापति संबल सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वहां चल क्या रहा था। राजा भान सिंह ने तुरंत ही उस नकाब वाली औरत से पूछा, राजपुरोहित कहाँ है? महाराज, मैं तो यहाँ आपके साथ ये सोचकर आई थी कि काली शक्तियों के सम्राट जिंगफुंग के इस तिलस्मी नकाब और उस इत्र वाली बोतल से सदा के लिए मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन महाराज, अब तो मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि इस भानगढ़ में पहले से ही गहरी षड्यंत्र रची जा रही थी। उस नकाब वाली रहस्यमय औरत की सारी बातें राजा भान सिंह और संबल सिंह चुपचाप टकटकी लगाकर सुन रहे थे। सैनिक अग्रसेन की रहस्यमय मौत और वो भी राजपुरोहित के कक्ष में, और साथ ही साथ राजपुरोहित और रानी कनकप्रिया का गायब होना एक बहुत गहरी षड्यंत्र की तरफ ही इशारा कर रही थी। अचानक से सेनापति ने उस नकाब वाली औरत से कहा, आपने जब कल हम तीनों के समक्ष जब ये बात बताई थी कि जो भी आपका चेहरा नकाब के पीछे देखता है वो मारा जाता है। कल शिकार पे महाराज के साथ कुल 15 सैनिक गए हुए थे और आपने उन 15 सैनिकों के सामने अपना चेहरा दिखाया था। तो फिर सभी सैनिकों को अब तक उसी जंगल में मरा हुआ होना चाहिए। तो फिर आखिर अग्रसेन यहां जिंदा कैसे आया? सेनापति संबल सिंह की बात सुनकर महाराज भान सिंह भी बोल उठा, जब मैं अपने तंबू से जब उस इत्र की सुगंध सूंघकर उस तंबू से बाहर निकला तो वहां 15 सैनिक जमीन पर पड़े हुए थे। तो फिर अग्रसेन का शव उस राजपुरोहित के कक्ष में कैसे आया? उन दोनों का एक ही सवाल था, आखिर अग्रसेन यहां फिर कैसे आया? उस नकाब वाली रहस्यमय औरत के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। कुछ देर तक वो औरत चुप रही। उसके बाद वो बोली, मैंने वहां उपस्थित सारे सैनिकों को ये बात बताई थी कि जो भी मेरे नकाब के पीछे का चेहरा देखेगा वो मारा जाएगा। सभी ने मेरी इस बात को हल्के में लिया। ऐसा हो सकता है कि उनमें एक अग्रसेनी ऐसा हो जिसने अपनी आंखें बंद कर ली हो और वो भी उन सभी के साथ नीचे जमीन पे गिर पड़ा हो और फिर बाद में वो पीछा करते हुए चुपके से यहाँ आया हो। उसकी बात सुनकर
उन दोनों को थोड़ी सी तसल्ली तो हुई। महाराज, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से इस भानगढ़ पे कुछ मुसीबत आ रही है, तो आप मुझे बेशक पुनः उसी जंगल में, उसी कुटिया में ले जाकर छोड़ सकते हैं। उसकी बात सुनकर महाराज भान सिंह तुरंत बोल पड़ा, मगर तुम्हारी वो इत्र वाली बोतल, उसके बगैर तुम कैसे जिंदा रहोगी? जब तक वो इत्र की बोतल ढूंढ कर तुम्हें नहीं सौंप देता, तब तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। इतना कहने के बाद महाराज भान सिंह और सेनापति संबल सिंह उस नकाब वाली रहस्यमयी औरत को उसी शाही मेहमान खाने में छोड़कर दोनों वहां से निकल पड़े। इधर अब तक उस राजपुरोहित और रानी कनकप्रिया के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जैसे ही उस शाही मेहमान खाने से राजा भान सिंह और सेनापति